क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने साज़गार कंपनी में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कैपिटल गेन कितना बनता, टोटल डिविडेंड कितना बनता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, आपका डॉलर में कितना रिटर्न बनता और आपका टैक्स कितना कटता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं। ये जो साज़गार की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम इसमें 2010 में जनवरी के महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते तो हमें ये कंपनी हर साल क्या कुछ देती। तो प्राइस थी इसकी उस वक्त 30 रुपये। शेयर हमें मिलते हैं जी 3333। तो 2010 से शुरू करते हैं। 2010 में ये कंपनी हमें एक बोनस अनाउंस करती है जिसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं तकरीबन 4000। ठीक है जी। 2011 में ये कंपनी हमें 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4000 रुपया। इसी तरह 2011 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं 4799। 2012 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से और 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू तकरीबन बनती है 4700 रुपया और तकरीबन 4700 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 की बात करें तो 2013 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 4799 जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2014 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1 रुपये का और 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 4700 और 4700 जो कि हम तकरीबन डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से और 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 4799 और 4799 जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से और 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 4799 और 7199 जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2017 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 6000 रुपया जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं और एक हमें बोनस मिलता है जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 5759। 2018 और 19 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2020 में ये कंपनी हमें दोबारा एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 7487। इसी तरह 2021 में ये कंपनी हमें दोबारा एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 9733। 2022 में ये कंपनी हमें कुछ भी नहीं देती। 2023 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 38,000 रुपया। इसी तरह 2024 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है 8 रुपये का, 12 रुपये का और 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 97,000 रुपया, 1,16,000 रुपया और तकरीबन 77,000 रुपया जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 10 रुपये का, 12 रुपये का, 20 रुपये का, 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से जिसकी वैल्यू बनती है 1,46,000 रुपया, 1,94,000 रुपया, 1,16,000 रुपया और तकरीबन 97,000 रुपया जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड की मद में ये अमाउंट हर क्वार्टर ले लेते हैं। आगे बात करते हैं 2026 की। तो 17/2/2026 को ये कंपनी हम 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1,46,000 रुपये जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह 2010 से लेके 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड दिया, बोनस दिया। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो 2 जनवरी 2010 से लेकर 13 मार्च 2026 तक हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। शेयर हमारे पास बन गए 9733। प्राइस है इसकी 1871 13 मार्च 2026 वाले दिन। तो वैल्यू इसकी बनती है तकरीबन 1,82,00,000 रुपया। कास्ट हमारी कितनी है? ये 1 लाख रुपए की जनवरी 2010 में, क्योंकि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है और केस स्टडी किया कि आज के दिन हमें कितना प्रॉफिट इससे मिलेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इससे हमें बन रहा है तकरीबन 1,81,00,000 रुपए का। डिविडेंड की मद में हम आज तक तकरीबन इससे 10,87,000 रुपया डिविडेंड की मद में ले चुके हैं। तो टोटल गेन हमारा कितना हो गया? तकरीबन 1,91,00,000 रुपए का। ठीक है जी। एनुअलाइज रिटर्न इसका XIRR कितना बनता है जी? 39.80%। ये हम चीज़ ऐसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं।
अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया, इस पे हमने 15% टैक्स भी देना है। टैक्स की वैल्यू कट गई, उसके बाद हमारे पास आफ्टर टैक्स जो नेट डिविडेंड आएगा वो तकरीबन 9,24,000 रुपये का आएगा। इसी तरह कैपिटल गेन अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो 1,81,00,000 का हमें जो ग्रास में प्रॉफिट होगा वो होगा गेन की शक्ल में, और इस पर हमने टैक्स भी देना है जो कि बनता है तकरीबन 27 लाख रुपए का। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 1,53,00,000 रुपया। तो टोटल हमारा आ गया जी 1,91,00,000 रुपया ग्रास में प्रॉफिट। इस पे हमने तकरीबन 28 लाख का टैक्स दे दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 1,63,00,000 रुपए की। यहाँ मैंने सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो थोड़ा बहुत वो ऐड नहीं किया, वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। दूसरे नंबर पे ये जो डिविडेंड का टैक्स है ये भी कम या ज़्यादा होता रहता है, एफबीआर की पॉलिसी पे डिपेंड करता है हर साल। और कैपिटल गेन भी टैक्स जो है ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया है और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारी बात होगी जी पीकेआर में। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। ठीक है जी, कि अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो शेयर हमारे पास हो गए 9733, प्राइस है इसकी 1871। तो डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है 65,224 डॉलर। ये प्राइस जो है वो 13 मार्च 2026 वाले दिन है। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये प्राइस कम या ज़्यादा होगी, और उसी हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, तकरीबन 64,000 डॉलर का। तो डिविडेंड की मद में हमने आज तक 4,242 डॉलर जो है वो रिसीव कर लिए हैं। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया कि जो भी डिविडेंड हमने लिया जिस भी डेट को, उस डेट को जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रुपीज़ को, और हमने टोटल जो डिविडेंड थे उन सब को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया और उसको हमने जमा कर लिया। तो ये हमारे पास टोटल डिविडेंड आ गया डॉलर टर्म में। टोटल गेन हमारे पास कितना बन गया जी, 68,282 डॉलर। तो इसमें जो XIRR बनता है वो हमारा बनता है 30% डॉलर टर्म में। तो ये थी केस स्टडी साजगार इंजीनियरिंग की, जिससे हमें ये पता चला कि अगर हमने पास में इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज हमारे पास इसकी इतनी वैल्यू बन चुकी होती। केस स्टडी करने का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, पास में इस कंपनी के पे आउट्स कैसे रहे हैं, इस कंपनी ने हमें डिविडेंड कितना दिया है, बोनस कितना दिया है। और अगर हम इसी को कॉपी कर लें फ्यूचर में, आज के दिन अगर हम इसमें 1 लाख रुपया लगाएं और फ्यूचर में इसकी प्राइस इसी तरह बढ़ती रहे जिस तरह पिछले सालों में बढ़ी है, और पे आउट भी इसके सेम टाइप के ही रहे, तो फ्यूचर में भी हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। अगर पे आउट ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो रिटर्न हमारा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर प्राइस हमारी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बढ़ती है पिछले सालों की निस्बत, तो हमारा जो कैपिटल गेन है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस कम होती है, पिछले सालों की निस्बत नहीं बढ़ती और पे आउट भी अच्छा नहीं होता, तो ऑफ कोर्स हमारा टोटल गेन जो है वो कम हो जाएगा। तो बेशक जो पर्पज़ है केस स्टडी का वो यही है कि हमें पता चल सके कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है पास्ट में, और अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में अगर इसकी परफॉर्मेंस सेम टाइप की रहेगी तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। तो ये थी जी केस स्टडी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।